जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 84। आज के लेक्चर में एक तो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे और इसके अलावा कंसेप्ट आज हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, क्वालिटी मैनेजमेंट एक तो ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है और दूसरा इसमें केस स्टडी वाला क्वेश्चन टेस्ट नहीं होता अमूमी तौर पे। रिप्रोडक्शन का टॉपिक है और ज़्यादातर चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं। इवन ये चैप्टर अगर आप मुझसे पूछे तो आधे घंटे में कंप्लीट हो सकता है। ये भी थोड़ी देर में आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जब हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। हाँ, तो इसमें कोई केस स्टडी नहीं आएगी। एक ऑप्शन ये है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा। या इस चैप्टर में एक खास बात ऐसी है कि ऐसी केस स्टडी आएगी जो कि और किसी चैप्टर में नहीं टेस्ट होती। ये बात मैंने क्यों कही है, ये अगेन जब हम इस लेक्चर के एंड पे पहुंचेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखिए, जो आज हम टॉपिक स्टडी करने के लिए जा रहे हैं वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग करेगा और इसमें ज़्यादातर कंसेप्ट ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस। सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं, मैं सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए, सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस की एग्जाम्पल जो थी सिनेरियोस, क्या वो आपने रीड कर ली है? क्योंकि एग्जाम में वो जो केस स्टडी बनाएगा, अगर वो केस स्टडी बनाता है तो उन सिनेरियोस को वो बेस करेगा, तो उनसे आपको पता चलना है कि ये एश्योरेंस सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको क्या बोलेगा वो अमूमी तौर पे कि ये आपकी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, मुझे बताइए इसमें क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्या हर एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उस बॉक्स में लिखे हुए हैं? बताइए, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट की डिफरेंट एग्जांपल्स क्या उस बॉक्स में दी गई हैं जो आपको रीडिंग करने के लिए बोला था? क्या उसके अंदर सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट की एग्जांपल दी गई हैं या उनमें जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं वो भी बताए गए हैं? जो प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो भी बताए। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये प्रोसीजर स्पेसिफिक टू एग्जांपल्स नहीं है, कोई भी किसी भी एग्जांपल के प्रोसीजर किसी भी दूसरी एग्जांपल में भी यूज किए जा सकते हैं। और मैंने आपसे कहा था आपने इन सब की एक कंबाइन लिस्ट बनानी है, डुप्लीकेशन को डिलीट करके। ऐसे कितने स्टूडेंट ने लिस्ट बनाई है? आधे स्टूडेंट्स ने लिस्ट बनाई। हालांकि ये इस चैप्टर के अंदर सबसे अहम कंसेप्ट ये सबसे अहम चीज़ यही है केस स्टडी कर, वो भी आधे स्टूडेंट ने बनाई है। क्या कह सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए कि ये सबसे अहम कंसेप्ट था केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल आगे आपकी मर्जी है, बताना मेरा फर्स्ट था, ठीक है। मैंने बता दिया ना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी का और वो कहता है कि इसमें से बताओ क्या प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, और स्टूडेंट ये कहे कि ये तो सर ने हमें बताया नहीं था, तो स्टूडेंट सही कह रहे हैं कि गलत? गलत पक्का बात। आप गवाह है ना? आप, अरे भाई आप भी गवाह है ना? ओके, चलिए आइए अब इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है कैफ लेवल पे, तो कैफ लेवल पे तो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं फिर सी फैब लेवल पे, लेकिन ऑलरेडी पास में टेस्ट हो रहा था, तो सी फैब लेवल का एक क्वेश्चन जो इक्का दुक्का कोई जो और क्वेश्चन है वो तो चले आपको टेस्ट वगैरह में मैंने इंक्लूड करने उसके लिए रख लिए। एक मॉडल क्वेश्चन यूँ समझ लीजिए, वो पास पेपर में से सी फैब के पास उठा के आपके सामने रख रहा हूँ, आपने ये वैल्यूएट करना है क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के काबिल है कि नहीं। कल का लेक्चर लेने के बाद अगर आपको समझ आई है और आपने वो काम किया जो मैंने आपसे कहा था प्रोसीजर वाला, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें जी। ये कुछ पुराना क्वेश्चन है सी फैब का, विंटर 2016 का पेपर है, इसमें गालबन क्वेश्चन नंबर 5 था। हाँ ये 5 है। जरा देखिए 6 मार्क का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो आपको? कह रहा है दाऊद लिमिटेड डीएल a listed company
has approached your firm to provide a limited assurance on sustainability report. यह sustainability report से आपको अंदाजा हो गया कि sustainability assurance का क्वेश्चन है, क्लियरली उसने बता दिया। of the company and presently you are verifying the following statement related to carbon emissions, और आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे हैं। अब आपने अंदाजा लगाना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल। वो वैसे हमें सस्टेनेबिलिटी के लफ्ज ही पता चल गया, लेकिन स्टेटमेंट को भी जरा एनालाइज करें कि कंपनी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। कार्बन इमिशंस वेयर विद इन द लिमिट्स अलाउड बाय द रेगुलेटर्स। कार्बन इमिशन जो है वो रेगुलेटर ने जो लिमिट्स अलाउ की है, जितना भी कार्बन इमिट हुआ वो सारे का सारा इस लिमिट के अंदर हुआ। यानी रेगुलेटर ने जो बताया था कि इतने जो है वो आप अलाउड है आपको लिमिट, उससे कम ही कार्बन इमिट किया है। क्या ये स्टेटमेंट कंपनी की रेपुटेशन को प्रमोट करेगी और कंपनी ये चाहेगी कि इसको कोई इंडिपेंडेंट पर्सन वेरीफाई करे ताकि लोगों की रिलायंस बढ़े। अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या करें, डिटरमिन हाउ यू वुड वेरीफाई द अबव क्लेम। तो मेरा तो ये ख्याल है हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, हम ऑडिट कर सकते हैं, हम रिव्यू कर सकते हैं, हम ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का प्रोजेक्ट नहीं ले सकते, काम नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? हर चीज को वेरीफाई कर सकते हैं, हर क्लेम। यहाँ पे एक चीज और भी नोट करें, उसने वर्ड क्लेम यूज किया है, उसने वर्ड रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड यूज नहीं किया। कैसे वेरीफाई करेंगे, क्लियर? अच्छा, अब बताइए, फर्ज कीजिए कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या है कार्बन मिशन, क्या है रेगुलेटर, क्या है, क्या प्रोसीजर लिखेंगे आप? अच्छा, क्या रिकैलकुलेट करेंगे? आपने सिर्फ रिकैलकुलेट का वर्ड एक्सप्लेन नहीं करना है, क्या कैलकुलेट करेंगे? मैनेजमेंट ने एक्चुअली कार्बन कितने एमिट की ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिकैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 करेक्ट। और एनर्जी बिल चेक करेंगे, यानी जो बाइंग की है कि क्या, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है ना, तो जितना इनपुट है उस लिहाज से आउटपुट है कि नहीं। रिव्यू करेंगे, यानी कार ऐसा तो नहीं कोयला खरीदा ज्यादा है और कार्बन एमिट कम कर रहे हैं, पर भाई दोनों में रिकंसिलिएशन होनी चाहिए ना, दोनों में रिकंसिलिएशन। भाई कितना, अगर कोयला ज्यादा खरीदा है तो कार्बन एमिशन भी उस लिहाज से ज्यादा होगी। पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? एक अखबार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई, 4-5 साल पुराने। उन्होंने कहा कि जो गधे की खाल है ना, ये कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में यूज होती है, कोई मेकअप का सामान वगैरह कहीं ना कहीं यूज होती होगी। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कॉस्मेटिक, प्रॉब्लम ये थी, ये गालबन सेनेट में ये डिबेट हुई थी या नेशनल असेंबली में थी, एक मिनिस्टर ने कहा था कि तहकीक इस बात पे की जाए कि पाकिस्तान में कॉस्मेटिक्स की डिमांड बढ़ी है, गधे जो है वो कंजम्पशन में। भाई खाल तो उनकी कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल हुई, उनका गोश्त किधर गया, इस पे रिसर्च करें, मसला गोश्त में था। तो मुझे ये बताइए कि क्या अगर कोयला खरीदा, फॉर एग्जांपल हमने जितनी लिमिट थी वो थी 10 टन के बराबर, जितनी कार्बन की लिमिट, लेकिन कोयला परचेज किया 20 टन, क्या इससे अंदाजा हो सकता है हमें कि जो क्वांटिटी जो कार्बन इमिट किया गया है वो गिवन अलाउड लिमिट से ज्यादा था? भाई अगर कोयला ज्यादा परचेज किया है 20 टन का, उस लिहाज से तो कार्बन इमिशन डबल होनी चाहिए, अगर डबल नहीं है तो बाकी किधर गया? दो प्रोसीजर हो गए हमारे। एक क्या हुआ हमारा, हमने जो कंपनी ने एक्चुअली मेजरमेंट की है कार्बन की, उसको रिकैलकुलेट कर लिया हमने। दूसरा क्या किया, जो एनर्जी बिल से चेक कर लीजिए कि कोयला वगैरह या जो भी इनपुट बाय कर रहे हैं वो कितना बाय किया। इसके अलावा क्या प्रोसीजर होगा? फैक्ट्री साइड विजिट करके क्या करेंगे? हाँ, टू इंस्पेक्ट मशीन विच इज यूज्ड टू मेजर यूनिट्स, या प्रोडक्शन प्रोसेस को एक्चुअली मॉनिटर करने के लिए। 3 रेगुलेटर्स की एसओपी, बहुत अच्छा पॉइंट कि रेगुलेटर का नोटिफिकेशन पढ़ लें कि उसने कितनी लिमिट अलाउ की है। रेगुलेटर का नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके जो उसने अलाउड पैरामीटर्स बताए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। शाबाश। 4 प्रोसीजर,
मंथली, अभी मैंने एनुअल बोला कि एनुअल को कैलकुलेट करें, मंथ वाइज कंजम्पशन को कंपेयर कर सकते हैं कि किसी एक मंथ में अनयूजुअली लो तो नहीं है, क्योंकि सेम लेवल पे होनी चाहिए ना, या कम से कम प्रोडक्शन के साथ मैच करना चाहिए। जितनी कार्बन एमिट हुई है तो कार्बन को मंथली या यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ कंपेयर करेंगे। जिस मंथ में यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस हुए हो उसमें कार्बन भी ज्यादा एमिट हुआ हो। 5 प्रोसीजर हो गए कि 6 हो गया? एक्सपर्ट को किस पर्पस के लिए एंगेज करेंगे? हाँ, कार्बन एमिशन की जो मीटरिंग है उसको चेक करने के लिए, ठीक है। मीटरिंग कैलकुलेट करने का जो, देखिए हमने तो सिर्फ अमाउंट्स को एडअप किया होगा ना कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने अगर बिजली के बिल की एग्जांपल लें, हमने ये देखा होगा हर महीने के यूनिट कितने हैं, वो टोटल साल के यूनिट बन रहे हैं कि नहीं, लेकिन मीटर जो है उसमें कोई टेम्परिंग की गई है कि नहीं की, ये तो कोई उसका एक्सपर्ट ही बताएगा। तो ये कुछ प्रोसीजर है जो हम परफॉर्म करेंगे और ये बिल्कुल रेलिवेंट है, करेक्ट है, ठीक है। तो अंदाजा हो गया आपको कि सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस के प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं, और लगभग यही प्रोसीजर आपके हर एश्योरेंस जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें यूज होंगे। क्लियर जी? तो अब मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए, ये जो केस स्टडी उसने सेट की है, हमने कल जो एग्जांपल्स पढ़ी थी उसमें किस एग्जांपल पे बेस कर रहा है? नंबर 2, ठीक है जी। तो उसी तरह में भी नंबर 1 आपको केस स्टडी में इस्तीफा दे दे, नंबर 3 दे दे, उसकी मर्जी है, लेकिन स्टाइल और अप्रोच और प्रोसीजर आपके इससे मिलते जुलते यही होंगे, सिर्फ आपने उसे असर्शन के लिहाज से, स्टेटमेंट के लिहाज से थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। जैसे यहाँ पे आपने रेगुलेटर की बात की, कार्बन की बात की, ये प्रोसीजर आपका मेन सेम वही था, लेकिन आपने उसे इस स्टेटमेंट के लिहाज से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, सिर्फ इतना काम आपने करना है। डन जी? तो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस की केस स्टडी को, ये केस स्टडी कह लें या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन कह लें, मुझे तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं लगता है, लेकिन बहरहाल क्या इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप? ओके, ये था हमारा क्वेश्चन, अब इसको क्लोज कर दें। ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। मेरा ख्याल है आपके सिलेबस में सबसे आसान चैप्टर यही है, क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या, ये सुन लीजिए। क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट ये है कि आप कुछ भी काम करें, प्रैक्टिकल कोई भी सर्विस प्रोवाइड करें, प्रोफेशनल सर्विस अपने क्लाइंट को, आपने इंश्योर करना है कि क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। आइडिया क्या है, बेसिक आइडिया क्या है कि फर्म, सीए फर्म कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट्स को, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए, ये एक बेसिक लाइन है। फिर इसके बाद वो आगे डिस्कशन करता है कि अच्छा विद इन द फर्म ये क्वालिटी इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है, पहला कंसेप्ट ये। तो बताइए विद इन द फर्म, जैसे एक एंगेजमेंट है, ऑडिट एंगेजमेंट है, इसमें क्वालिटी इंश्योर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्टनर की। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट अच्छा लिया हमने। पहले नंबर पे हमने ये इंश्योर करना है कोई भी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड करे, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। नंबर 2, वो उसकी जिम्मेदारी है पार्टनर की, ठीक है, क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटी में पर्सन होता है उनकी जिम्मेदारी होती है ना जिस चीज की, अगर जिम्मेदारी हाईएस्ट अथॉरिटेटिव पर्सन को लगाई जाए वो इंश्योर कर लेता है इसको, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगला सवाल, क्वालिटी को इंश्योर कैसे किया जाए, क्वालिटी को इंश्योर कैसे किया जाए? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ने रिसर्च के बाद हमें 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बताए हैं कि अगर आप किसी भी इंगेजमेंट में, किसी भी सर्विस में क्वालिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो ये 6 एलिमेंट्स में काम कर लीजिए, इन 6 चीजों को इंश्योर कर लीजिए, आपका क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी, ठीक है। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? वो 6 एलिमेंट्स आपके सामने हैं, 6 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन में यही बताएगा क्वालिटी इंश्योर करनी है, किसने इंश्योर करनी है, पार्टनर ने इंश्योर करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद ये जो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है ना, 2 से लेके 7 तक 6 एलिमेंट, ये है क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स। यानी आप अगर इन 6 डायरेक्शंस पे काम कर लें, 6 चीजों को इंश्योर कर लें, तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी
इंश्योर हो गए। वो 6 चीजें क्या है? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी ऑन ऑडिट, कि भाई कोई भी चीज तब तक सही तरीके से पूरी नहीं हो सकती जब तक आप किसी सीनियर बंदे की जिम्मेदारी नहीं लगाएंगे। कोई काम जितना मर्जी अहम हो, अगर किसी सीनियर पर्सन की को एलोकेट नहीं ना करेंगे, किसी को हेड नहीं बनाएंगे उसका, वो काम ठीक तरीके से पूरा नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए क्वालिटी को भी इंश्योर करने के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी की किसको लेनी पड़ेगी? लीडरशिप को। और एक एंगेजमेंट के अंदर या फर्म के अंदर लीडरशिप से क्या मुराद होती है? पार्टनर्स। फिर दूसरी चीज इंश्योर करनी है, एक चीज तो ये कि एंगेजमेंट में जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी? अब देखिए पार्टनर टेंशन में आ गया ना कि भाई एंगेजमेंट में कुछ भी हुआ जिम्मेदारी मेरी है, वो अब इंश्योर करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा इस सारे प्रोसेस में। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोसेस कहा, हमें बाद में बताएंगे, पहले तो ये बता दे भैया प्रोसेस में कोई गड़बड़ हुई ना, पार्टनर तुम जिम्मेदार हो। इसका मतलब ये सारा स्टैंडर्ड पार्टनर ने अप्लाई करना है, इंश्योर करना है, इसकी कंप्लायंस पार्टनर ने इंश्योर करनी है। फिर इसके बाद कौन सा एलिमेंट है? एथिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है? रिक्वायरमेंट्स पूरी हो। क्या एथिकल रिक्वायरमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है वही। आगे चलते हैं, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट, पार्टनर इंश्योर करना है कि प्रॉपर एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हो। अगर उन एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर से कोई बड़ा थ्रेट सामने आता है तो एंगेजमेंट को रिफ्यूज कर दिया हो। हाँ, अगर कोई ऐसा थ्रेट सामने आता है जो मैनेजेबल है तो फिर क्या हुआ हो? फिर उसके एप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स अप्लाई किए गए हो। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं, कल में क्या था? चैप्टर 4 था। चैप्टर 4 वही है। यहां क्या इंश्योर करना है? कि एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हो। आगे चलते हैं, एंगेजमेंट रिसोर्सेज। एंगेजमेंट रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कि इस एंगेजमेंट को सफिशिएंट रिसोर्सेज असाइन, और रिसोर्सेज का मतलब ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, एप्रोप्रिएट टीम, ये ना हो सारे जूनियर भेज दिए। एप्रोप्रिएट स्किल सेट होना चाहिए, अगर किसी एक्सपर्टीज की जरूरत है तो एक्सपर्ट भी टीम का हिस्सा हो। यह है एंगेजमेंट रिसोर्सेज। क्या ये इस तरह की बात हमने पढ़ी है पहले कभी? एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है। क्या एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के दौरान में भी क्वालिटी को इंश्योर करना चाहिए? यस, बिल्कुल सर। और फिर मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस, के विद इन द फर्म ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, यानी ऐसा कोई डिपार्टमेंट अलग से क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट बना ले जो इंश्योर करे कि फर्म के जितने भी इंगेजमेंट्स हैं उन सब में क्वालिटी को कंप्लाई किया जा रहा है, और जिस इंगेजमेंट में कोई क्वालिटी वीकनेस सामने आए उसकी रिपोर्ट बना के सारे पार्टनर्स को शेयर कर दी जाए। भाई वीकनेस तो इंगेजमेंट ए में है, लेकिन उसकी रिपोर्ट बना के पार्टनर बी सी सबको सेंड कर दी। सबको क्यों सेंड करी? उनको अंदाजा हो जाए इस तरह की वीकनेसेस होती हैं। अपने ऑडिट में भी देख लें, इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई कंफर्मेशन लेटर जो है वो उनको जो सिलेक्ट किया गया किन पार्टीज को सेंड करना है तो प्रॉपर प्लानिंग के जरिए सिलेक्ट नहीं किया गया, तो हम ये चेक कर लें। जैसे एक दफ़ा आई कैप का भी ना एक क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड होता है जो क्वालिटी एश्योरेंस को टेस्ट करता है। तो एक दफ़ा उन्होंने कुछ वीकनेसेस एनुअली जब करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, एनुअली रिव्यू होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करते हैं उसको रिपोर्ट, तो उसमें कॉमन वीकनेस ये थी कि जब कभी कंफर्मेशन लेटर सेंड करें, कई दफ़ा ऐसे होता है और जवाब आए उनमें फ़र्क होता है, उस फ़र्क को टीम बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि उन्होंने एक जो है उसको वीकनेस को शेयर किया सबके साथ। अब इसका मतलब है मैं खास तौर पे फिर अपने ऑडिट में ये देखूंगा कि क्या ऐसे जो कंफर्मेशन के जवाब आए हैं जिनमें डिफरेंस है, क्या फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट किया गया है या नहीं। ये है मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन प्रोसेस। और लास्ट में है डॉक्यूमेंटेशन। आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या है? जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में इंटेंशनली, हालांकि मैंने बताया आधे घंटे में ये कंप्लीट हो सकता है, इसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस भी डाल दे तो 45 मिनट लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, लेकिन इसको इंटेंशनली मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा। आपको पता है किस वजह से? ये ना कि सर एंड में एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा। हालांकि आपको खुद फील होगा अभी थोड़ी देर के बाद जब इस चैप्टर के हम एंड में पहुंचेंगे
केस में क्या कुछ डिस्कस हुआ और कितना को मुश्किल है। भाई स्टार्ट करें, ये ओवरव्यू आपको दिया था। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि भैया ISA 220 है, ये क्वालिटी का स्टैंडर्ड है। ISA 220 ये जो क्वालिटी इंश्योर करने वाला स्टैंडर्ड है, ये कहता है, इंश्योर करता है कि ऑडिटर ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी ऑडिट के हवाले से हम वो पूरी कर ली हो और रिपोर्ट ठीक दी हो। ये उसने ऑब्जेक्टिव बताया। क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिट की रिपोर्ट एप्रोप्रिएट हो, सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक, और ऑडिटर अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया हो। फिर कह रहा है सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं। एक अच्छा जो इंश्योर करता है सिस्टम फर्म का कि फर्म ने जितनी भी सीए फर्म्स है हर इंगेजमेंट में क्वालिटी इंश्योर किया हो, तो उन्हें 5-6 एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। वो 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, यानी वो 6 एरियाज है जिन पे काम करना है। इन 6 एरियाज में इंश्योर करना है कि हर चीज ठीक हुई हो। ये 6 एरियाज इंश्योर कर लिए ना, तो इसका मतलब आपने हर काम बिल्कुल ठीक कर लिया। जैसे हम कहते हैं किसी एरिया के 6 असर्शन हैं, अगर आपने 6 असर्शन को वेरीफाई कर लिया तो वो पूरा एरिया वेरीफाई कर लिया। तो क्वालिटी के 6 हिस्से हैं, 6 पार्ट्स हैं। इन 6 पार्ट्स में आपने क्वालिटी को इंश्योर कर लिया, मतलब हर चीज में क्वालिटी को इंश्योर कर लिया। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस क्लाइंट एंगेजमेंट, रिसोर्सेज, परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन। बताइए क्या ये वही नहीं जो अभी पढ़े हमने? चलिए ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1। इसमें क्या, इसमें वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे कहेगा? बताओ जरा 6 एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कौन से हैं। तो इसीलिए इस वाले कंसेप्ट को मार्क कर ले, ये रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, बताइए जरा इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? गैस करें। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, और उसमें क्या बताएगा भला? क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? तो उसमें सबसे अहम बात क्या लिखी होगी? सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? पार्टनर की। आइए जरा पढ़ के देखते हैं उसने क्या लिखा है। कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच ऑडिटिंग। एंगेजमेंट पार्टनर को अंडरलाइन कर लें। पार्टनर मस्ट रिमेन सफिशिएंटली एंड एप्रोप्रिएटली इन्वॉल्वड थ्रू आउट द एंगेज। अच्छा, ये प्रैक्टिकली बड़ा अच्छा पॉइंट है। थ्रू आउट को भी अंडरलाइन कर लें कि पार्टनर, बात को समझा जाता है कि पार्टनर का काम सिर्फ इतना है कि स्टार्ट में प्लान किया ऑडिट और एंड में रिव्यू करने के लिए आ गया, बस। कह रहा नहीं, पार्टनर का काम क्या है? थ्रू आउट द एंगेजमेंट इन्वॉल्व रहे, ताकि टीम को अगर कोई बड़े इश्यूज आए ना, वो साथ साथ आइडेंटिफाई होते रहे। समटाइम ऐसा होता है, और हमने खुद होते देखा भी है, कि जूनियर टीम मेंबर को जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं ना मिलती, स्टार्ट में बता दिया, अब जब बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई बताने वाला नहीं है, जैसे सीनियर की तरफ से इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो, तो उन्हें जो समझ आती है वो काम कर लेते हैं। एंड में आके पता चलता है ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था। एंड में जूनियर बेचारा दोबारा सारा काम कर रहा होता है। हालांकि इसका हल क्या था, क्या होना चाहिए था? थ्रू आउट द एंगेजमेंट, हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एंगेजमेंट मैनेजर, पार्टनर या मैनेजर जो है वो रिव्यू करे, बजाय ये कि पहले स्टार्ट में ऑडिट प्लान दे दिया कि ये काम करना है, उसके बाद एंड पे आए। नहीं, साथ साथ, ताकि जहां कहीं कोई रीअलाइनमेंट की जरूरत है, कोई रिस्क सामने आया, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, तो वो साथ साथ हो सके। इसलिए एंगेजमेंट पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट कब होनी चाहिए? थ्रू आउट द एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्या है? पार्टनर मस्ट टेक क्लियर, कंसिस्टेंट एंड इफेक्टिव एक्शन। दीज एक्शन मस्ट एम्फसाइज, पार्टनर को एम्फसाइज करना चाहिए क्या? ईच एंगेजमेंट टीम मेंबर इज रिस्पांसिबल टू कंट्रीब्यूट। पार्टनर कह रहा है भाई अल्टीमेट जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप में से हर एक का किरदार है क्वालिटी को इंश्योर करने में। जूनियर टीम मेंबर भी इवन काम सही करेगा तो ही पार्टनर क्वालिटी को इंश्योर कर सकेगा। कह रहा है प्रोफेशनल एथिक्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड मैटर एट। अब ये पार्टनर ये बता रहा है, पार्टनर की जिम्मेदारी है कि अपनी टीम को बताए, एम्फसाइज करवाए। क्या टीम को बताए? कि भैया क्वालिटी को इंश्योर करने में हर एक का किरदार है। फिर क्या बताए? कि प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यू को हर स्टेज पे हमने इंश्योर करना है। ओपन एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन विद इन द टीम इज एसेंशियल, कि मेंबर्स को अगर एक दूसरे से कोई कंसर्न है ना, जैसे कोई जूनियर टीम मेंबर को नजर आता है कि सीनियर टीम मेंबर कोई अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहा है या उससे कोई इख्तलाफ है, तो क्या जूनियर को दबा देना चाहिए? क्या फर्म के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जूनियर जो है वो कम्युनिकेट करे अपने कंसर्न को?
कम्युनिकेट करे, उसे डराना नहीं है, उसे ये ना, अमूमी तौर पे क्या होता है कि अगर सीनियर कोई गलत काम कर भी रहा, मतलब बाजू का हमारी टीम ऐसी अदर सिटीज में जाती है, भाई लाहौर की अगर ऑफिस है, लाहौर में क्लाइंट सियालकोट है, मुल्तान है, फैसलाबाद चले गए, अब वहाँ पे जाके सीनियर बाज का कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि जूनियर को समझ में नहीं आती, उसे लगता है नहीं ये क्लाइंट के साथ इतना ज़्यादा क्लोज जो है वो घूमना फिरना नहीं चाहिए। अगर उसे कंसर्न है, क्या फर्म के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो कंसर्न हमें बता सके, क्योंकि एंगेजमेंट पार्टनर ऑफिस में बैठा है लाहौर, उसे नहीं पता होगा मुल्तान में जो टीम गई है वो क्या कर रही है। तो यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर को ये ऐसा ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें जूनियर टीम मेंबर या जो भी टीम मेंबर है वो अपने कंसर्न को शेयर कर सके, उसे खतरा ना, डर ना हो कि मैंने कहीं शिकायत लगाई तो बाद में मैनेजर जो है या सीनियर वो मेरी क्लास ना करे, इंटिमिडेट ना करे। नेक्स्ट, ईच टीम मेंबर एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर ने ये इनकरेज करना है, टीम को कहना है, क्या कहना है, मेंटेन करें। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या बताया उसने, पहला एलिमेंट लीडरशिप का, क्या कि लीडरशिप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आपको क्या लगता है क्वालिटी को इंप्लीमेंट करने में पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है पार्टनर की, क्या करे, टीम में कम्युनिकेशन को प्रमोट करे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एम्फसाइज करे, थ्रू आउट द एंगेजमेंट टीम इन्वॉल्व रहे, थ्रू आउट द एंगेजमेंट टीम के साथ इन्वॉल्व रहे। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। एग्री करते हैं ये होने चाहिए? ओके, आगे चलते हैं। अगेन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता है लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिप्रोडक्शन वाला है, इसमें सिर्फ कीवर्ड्स याद कर लें, जैसे कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, कंट्रीब्यूटिंग टू क्वालिटी और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब जो भी कीवर्ड्स आपको लगते हैं सिर्फ वो याद कर लें, काफी है। पूरा सेंटेंस हरगिज नहीं याद करना होता, ऐसा है ना। अच्छा, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है, नेक्स्ट कंसेप्ट बताइए जरा, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, एथिकल रिक्वायरमेंट्स में गेस करें क्या लिखा होगा उसमें, अंदाजा लगाएं कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस को इंश्योर करना है, सिर्फ स्टार्ट ऑफ द एंगेजमेंट इंश्योर करना है ना, एथिकल रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द एंगेजमेंट, क्या ड्यूरिंग ऑडिट भी कोई एथिकल इशू राइज हो सकता है? आइए जरा देखते हैं वो क्या कहता है। कहता है एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट इंश्योर कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये आपकी बात ठीक साबित हो गई कि एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। ड्यूटीज क्या है, हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू, इसका मतलब पता है क्या है, कोड ऑफ एथिक्स पढ़े, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कहाँ लिखी हुई है, कह रहे एंगेजमेंट में जितनी भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है वो पढ़े। प्रैक्टिकली आपको बता दूं, एश्योरेंस एंगेजमेंट पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसी और तरीके से अप्लाई होती हैं, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स किसी और तरीके से अप्लाई होती हैं। तो उस लिहाज से कह रहा है कि आपने देखना है एथिकल रिक्वायरमेंट्स कौन सी अप्लाई हो रही है। ओके, फिर इसके बाद क्या करना है कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस की किसकी होगी, यानी एंगेजमेंट, अगर कोई जूनियर टीम मेंबर ने भी अनएथिकल हरकत की, एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए जिम्मेदार कौन होगा। ये बड़ी खतरनाक बात है कि टीम में किसी ने भी कुछ गलत किया, जिम्मेदार कौन है, पार्टनर। रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द एंगेजमेंट, कह रहे सिर्फ स्टार्ट में नहीं, थ्रू आउट वाली बात भी आपने कर दी थी। और कह रहे ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट पे डेट लिखने से पहले एंगेजमेंट पार्टनर जिम्मेदारी लेगा और इंश्योर करेगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो गई हो। ये एथिकल रिक्वायरमेंट क्लियर, कोई नई बात थी अभी तक, खुद बताएं कोई ऐसा कंसेप्ट है जिस पे आप कहें सर इस पे बड़ा जोर लगने वाला, कुछ नहीं, सिंपल उसी तरीके से। ठीक, आगे चले। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था, पहला आपने बता दिया लीडरशिप, दूसरा बताया एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इसके बाद एक्सेप्टेंस में गैस करें क्या लिखा होगा कि प्री कंडीशन वगैरह प्रेजेंट होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट। अगर कोई ऐसा इशू सामने आता है जिसके जो एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या करें, सेफगार्ड्स अप्लाई। आइए जरा देखते हैं क्या कहते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंडेंस प्रोसीजर देमसेल्फ
यानी वो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर बता रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग है, बैकग्राउंड चेक, प्रीडिसेसर कम्युनिकेशन, जवाब आता है तो क्या करना है, नहीं आता तो क्या करना है, आर रन बाय द फर्म, ऑलरेडी कवर हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फर्म की, पार्टनर की? Determine the firm's policies for acceptance and continuous client relationship at ending agreement have been followed. Conclusion reached must be appropriate. क्या कह रहा है यहाँ पे? Acceptance procedure परफॉर्म फर्म ने करने हैं, फर्म, क्योंकि प्रैक्टिकली पता क्या होता है, जब कोई क्लाइंट सामने आता है ना तो पहले डिसाइड किया जाता है फर्म इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, और जब फर्म एक्सेप्ट कर लेती है उसके बाद डिसाइड किया जाता है किस पार्टनर को ये एंगेजमेंट देनी है। तो एक्सेप्टेंस टेक्निकली पार्टनर नहीं करता, फर्म करती है, क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, और एक्सेप्टेंस के बाद फिर एलोकेट किया जाता है कि ये इस पार्टनर, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है भला, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म हुए हो और डिसीजन ठीक हुआ हो, यानी क्लाइंट जेन्युइन है, इसमें कोई फ्रॉड वगैरह का रिस्क नहीं है। पहला पॉइंट ये पार्ट। दूसरी जिम्मेदारी क्या है कि एक्सेप्टेंस स्टेज पे अगर कोई इशू सामने आया है तो उसे प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे क्लियर करना है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, क्या ये पॉसिबल है कि एक्सेप्टेंस स्टेज पे फर्म को कोई एथिकल इशू सामने आया हो और स्टिल फर्म ने उसको एक्सेप्ट कर लिया हो? पॉसिबल है, रिक्वायर्ड बाय। इसके अलावा सिंपल एग्जांपल भी थे, सेफगार्ड अप्लाई कर दें कि क्या पॉसिबल है कि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू इंटेग्रिटी हो, उसके बावजूद भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाए? क्या ये पॉसिबल है? किस शर्त पे? सेफगार्ड अप्लाई करें। तो वो सेफगार्ड फिर किसने अप्लाई करने हैं? पार्टनर ने। पार्टनर इंश्योर करेगा कि जो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस पे अगर कोई थ्रेट सामने आया था, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में हमने उसके सेफगार्ड अप्लाई किए हो, और अगर ड्यूरिंग ऑडिट भी कोई इशू सामने आया है, ड्रेस कितना, हाँ जी बिल्कुल, ये सारे काम एक्सेप्टेंस के बाद, देखो एक्सेप्टेंस के बाद और पार्टनर की एलोकेशन के बाद पार्टनर कर रहा है सारे। क्या क्या कर रहा है फिर से बताइए? ये देख रहा है क्या ये जो क्लाइंट आया फर्म के प्रॉपर एक्सेप्टेंस कंडीशंस प्रोसीजर परफॉर्म हो गए, इसमें क्या थ्रेट आए थे सामने, अगर कोई थ्रेट सामने आए थे तो वो उनको अपनी प्लानिंग परफॉर्मेंस में कंसीडर कर लिया हो, और सिर्फ ये नहीं, प्लानिंग वाले बाद में भी अलर्ट रहे, खुद भी अलर्ट रहे और टीम को भी अलर्ट रखे कि एथिकल इशू सामने आया, वो कम्युनिकेट करना है, वो फौरी तौर पे फर्म को नोटिफाई करना है कि अब क्या किया जाए। क्लियर? मुश्किल था ये? पक्का? अगर याद किए बगैर आपसे कहा जाए कि एलिमेंट एक्सप्लेन कर दो, कर देंगे, एक्सेप्टेंस का कर देंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स कर देंगे, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दें, ओके। और कुछ लिखे ना लिखे, एक बात तो आप लिख ही सकते हैं, क्या हर चीज की जिम्मेदारी पार्टनर की है, एक मान तो कर ही सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? रिसोर्सेज में गैस करें क्या लिखा होगा? सफिशिएंट रिसोर्सेज अरेंज करो, पार्टनर की जिम्मेदारी है। सफिशिएंट रिसोर्सेज में हर तरह के रिसोर्सेज शामिल है, फाइनेंशियल भी, ह्यूमन रिसोर्स भी, टेक्निकल। अगर रिसोर्सेज नहीं है अरेंज करो, नहीं अरेंज कर सकते तो एक्सेप्ट नहीं करना, विड्रॉ कर लो। देखिए यही बात कर रहा है। अब आप खुद पढ़ के देखें, मुझे बताया कि क्या यही बात कर रहा है कि कोई और कर रहा है। आज मैं जरा स्लो मूड में हूं, टॉपिक भी ठंडा सा है एंड में, लेकिन एक पॉइंट है काम का। स्टार्ट में भी था, हाँ चाय, सॉरी 8 डबल चाय भाई, चाय मिल जाएगी? हाँ जिकास अगर स्टार्ट में भी केस स्टडी अच्छी थी, एंड वाली केस स्टडी भी अच्छी है, दरमियान वाला जरा ठंडा ठंडा जा, लेकिन पढ़े 12। क्वालिटी पर डिपेंड्स ऑन राइट रिसोर्सेज, सही कह रहा है, रिसोर्सेज होंगे तो क्वालिटी इंश्योर होगी ना। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस डिटरमाइंड एज सफिशिएंट अप्रूव्ड रिसोर्सेज टू परफॉर्म आर असाइंड, जाहिर है ये ना एक्सपर्ट चाहिए हो और जूनियर लोगों की टीम भेज दें। ऑल पर्सन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट में कलेक्टिवली हैव एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, ठीक है, यानी अगर एक्सपर्ट की जरूरत है वो भी हो, अगर इंटरनल ऑडिटर की जरूरत है, सॉरी इंटरनल ऑडिटर की असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है तो उसको भी कंसीडर करें, ये अच्छी बात।
लेकिन अच्छा, अगर कॉस्ट को कम रखने के लिए कैफ के ट्रेनी स्टूडेंट्स की बजाय आई कॉम और बी कॉम के स्टूडेंट्स को रख लिया जाए, कॉस्ट कम हो जाएगी। बताइए क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज होगी? कौन सा एलिमेंट कंप्रोमाइज हुआ? कॉम्पिटेंस। ओके, डन जी, पढ़ लिया आपने? नहीं पढ़ा अभी। क्या कह रहा है? वही बातें आज आपने पढ़ लिया, इसके बाद अगर एग्जाम तक ना पढ़े, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट कर लेंगे सिर्फ अपनी आज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे? तो कॉमन सेंस है तो कम। ओके चले, पढ़ना पड़े। ओके, एक दो दफा रिवाइज कर लीजिएगा। सिर्फ इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, बाकी की नहीं कर रहा। अब ऑडिट सारा नहीं करना। अच्छा हाँ, ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 चॉइस को मार्क कर ले, ये समझाने वाला है, ठीक है। कह रहे एंगेजमेंट परफॉर्म एक्सेप्ट कर लिया आपने, कंटिन्यू कर रही है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए आपको कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें फेस करना पड़ सकती हैं। उन कंट्रोवर्शियल एरियाज में क्या करना है वो ये बता रहा है। वो यहाँ पे ये नहीं बता रहा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सेल्स को कैसे वेरीफाई करना है, परचेज को कैसे करना है, डेटर को कैसे करना है, ये नहीं कर रहा। वो क्या बता रहा है आपको कि एंगेजमेंट परफॉर्म, देखिए टीम वर्क है ना, जहां कहीं दो लोग भी इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। ये तो बाकायदा एक टीम है और इस टीम में भी पढ़े लिखे लोग हैं। क्या पढ़े लिखे लोगों के आपस में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो कह रहे हैं इस तरह के इश्यूज को कैसे डील करना है, यहाँ पे ये सिखाया जाएगा। 4 एरियाज हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इन 4 में से कोई भी एक जो कंसेप्ट है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें ये जानदार कंसेप्ट है चारों। पहला है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। के एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की। कंसल्टेशन डिफिकल्ट आर कंटेंशियस मैटर्स, अगर कोई डिफिकल्ट मैटर्स आ गए, ऐसे मैटर्स आ गए जिन पे कोई झगड़े वाले मुश्किल है, उनको कैसे डील करना है। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, अगर एंगेजमेंट ऐसी है जिसका क्वालिटी रिव्यू होना है। क्वालिटी रिव्यू का मतलब कि आई कैप उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करने आएगा फॉर एग्जांपल, या एक इंडिपेंडेंट टीम होगी जो चेक करने के लिए आएगी कि आपने सारे प्रोसीजर ठीक परफॉर्म किया है कि नहीं। उस क्वालिटी रिव्यू के क्या रूल्स हैं। और लास्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर एक टीम मेंबर का ओपिनियन कुछ हो रहा है, दूसरे टीम मेंबर का ओपिनियन कुछ हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाएगा। 4 एरिया है परफॉर्मेंस में। सबसे पहले डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। अच्छा, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जूनियर से काम करवाने से पहले उन्हें गाइड करना काम कैसे करना है। सुपरविजन का मतलब क्या है? काम के दौरान में चेक करना काम सही कर रहा है कि नहीं। और रिव्यू का मतलब क्या है? काम कंप्लीट होने के बाद चेक करना एज प्लान ठीक किया कि नहीं। कह रहा है एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होगी डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू की। डन। फिर कह रहे हैं डिटरमिन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एंड इज रिस्पांसिव टू एंगेजमेंट नेचर एंड सरकम। भाई डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू पार्टनर ने करनी है। किस हद तक करनी है, कम के ज्यादा, ये पार्टनर डिसाइड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? टीम में कौन लोग हैं, कितने माहिर है अपने काम में, जूनियर कितने हैं, सीनियर कितने हैं। टीम कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू क्या होगी। फिर एंगेजमेंट पार्टनर ने वक्तन फवक्तन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड में रिव्यू करने के लिए आना है। क्या करना है? रिव्यू साथ साथ करते रहना है। रिव्यू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एट एप्रोप्रिएट पॉइंट। डिटरमिन ऑडिट रिपोर्ट से पहले कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हो, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट हो। यानी रिपोर्ट देने से पहले रिव्यू कर लेना है कि सारी चीजें, सारे प्रोसीजर परफॉर्म हो गए हो, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया हो। रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू कर। ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी बता रहा है।
और रिटर्न कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट, 2-4 भी गवर्नेंस, ये भी फर्म के पार्टनर ने करने हैं। डन। क्या सीखा हमने यहाँ पे? इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर पहली चीज क्या? डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। डन। किसने करना है डायरेक्शन सुपरव्यू? कितना करना है किस पे डिपेंड करे? पार्टनर की जिम्मेदारियां क्या क्या डायरेक्शन सुपरव्यू में? सारी टीम के वर्किंग पेपर्स को डॉक्यूमेंट करे थ्रू आउट द एंगेजमेंट, इंश्योर करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करे, सारे डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू कर लिया, जब तक एविडेंस कंप्लीट नहीं हो गया रिपोर्ट को साइन नहीं करेगा। मैनेजमेंट डायरेक्टर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करनी है क्या कोई जूनियर करेगा? जूनियर पार्टनर करेगा। ये क्या है? फिर से बताइए, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू में क्या बोल रहा है वो? किसकी जिम्मेदारी है ये? पार्टनर की जिम्मेदारी। और एक्सटेंड किस पे डिपेंड करेगी? टीम में कितने कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस लोग हैं? 2 हो गए। और थ्रू आउट द एंगेजमेंट सारे वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करेगा, इंश्योर करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया और रिपोर्ट साइन करने से पहले, और मैनेजमेंट के साथ जो भी कम्युनिकेशन है रिटर्न वो पार्टनर करेगा, कोई जूनियर टीम मेंबर नहीं करेगा। क्योंकि लेवल का फर्क है ना, डायरेक्टर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, डायरेक्टर जो है वो क्लाइंट के टॉप लेवल के लोग हैं, तो उधर से हमारे टॉप लेवल का लोग होना चाहिए ना। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या वाला? कंसल्टेशन और डिफिकल्ट। अच्छा, आपके ख्याल में डिफिकल्ट मैटर्स अगर कोई आ जाए, भैया IFRS 15 है, कैसे अप्लाई होना है, टीम मेंबर कह रहा है, सोच परेशान बैठा है, उसके बैचमेट ने पूछा क्या हुआ, उसने कहा IFRS 15 है, मुझे को तो पता ही नहीं IFRS 15 क्या चीज है, क्या करें, मुश्किल है, क्या करें? क्या मशवरा लेना चाहिए कि नहीं? किसी से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं? किससे कंसल्ट करना चाहिए? विद इन द टाइम, विद इन द फर्म कि आउटसाइड द फर्म? विद इन द फर्म भी, टीम भी डिस्कस किया जा सकता है, विद इन द फर्म भी, और इवन आउटसाइड द फर्म भी। आप डिफिकल्ट मैटर्स पे ICAP से भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्या आपको पता है? डिफिकल्ट मैटर्स पे ICAP से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या आपको 6 महीने ही मिलेंगे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी 5.5 महीने हैं? ये डिफिकल्ट मैटर है, क्या करें? ICAP से कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं, ICAP को खुद पता होगा। अच्छा, मुझे बताया सिर्फ कंसल्टेशन करनी चाहिए कि उस कंसल्टेशन के नतीजे में जो जिस टीम को किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचना भी चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ओके। कि मैटर ओपन छोड़ देना चाहिए? ओपन नहीं छोड़ना। यहां पे यही देखें, पढ़ के बताएं, यही कह रहा है क्या? एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा जहां कहीं टीम को डिफिकल्ट मैटर नजर आए, कंटेंशियस झगड़े वाला, बोन ऑफ कंटेंशन याद है मुहावरा, इंग्लिश में पढ़ता है, झगड़े वाला मैटर नजर आए, टीम को इनकरेज करे कि एक दूसरे से बातचीत करें, मुश्किल आ जाए तो एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है। और फिर पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, टीम कंसल्टिंग। ये पहला और दूसरा पॉइंट तकरीबन एक जैसा ही है। ठीक है। डिफिकल्ट मैटर्स पे भी और बाकी मैटर्स पे भी कंसल्टेशन होगी। और फिर पार्टनर ये भी इंश्योर करेगा कि जिन मैटर्स को कंसल्ट किया गया है विद इन द फर्म भी, विद इन द टीम भी कंसल्ट कर सकते हैं और इनसे आउटसाइड द फर्म भी कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के बाद जिस नतीजे पे पहुंचे हों उनको आपने इंप्लीमेंट भी करना है। किसी एक नतीजे भी कंसल्टेशन की हो, कंसल्टेशन विद इन द फर्म भी कर सकते हैं, आउटसाइड द फर्म भी कर सकते हैं, और कंसल्टेशन के बाद किसी नतीजे पे पहुंचे हो उस नतीजे को इंप्लीमेंट भी करना। क्या रूल है कंसल्टेशन का? कंसल्टेशन डिफिकल्ट मैटर्स में एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करेगा, पहली चीज डिफिकल्ट या जो कंटेंशियस मैटर्स है उन पे कंसल्टेशन ली गई हो, अदर मैटर्स पे भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन विद इन द फर्म भी कर सकते हैं, विद इन द टीम, विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म भी। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या? कंसल्टेशन किया है तो किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हो,
सिर्फ झगड़ा करके ना, आर्गुमेंट करके ना आगे, और उस कंक्लूजन को इम्प्लीमेंट भी किया। था मुश्किल। किस किस को अंडरलाइन करेंगे? कंसल्टेशन को, कंक्लूजन, इम्प्लीमेंटेशन, विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म। सिर्फ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो थोड़ा याद करने वाला है, जिसमें आपको याद करना पड़ेगा पॉइंट्स। इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। क्या हर ऑडिट का एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू जरूरी होता है? सवाल, पहला सवाल है। क्या नहीं, जो लिस्टेड क्लाइंट हो या जिनमें रिस्क ज्यादा हो। आपको याद है कोड ऑफ एथिक्स के अक्सर क्वेश्चन में हम ये कहते थे इंगेज एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट टू रिव्यू वर्क डन, और साथ में ये भी लिखते होते थे बाज़ के परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये वही क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या, पहले इसकी जरा आपस में गपशप के अंदाज में डिस्कशन करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट पर्सन आए जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, हमारे काम को चेक करे कि हमने ठीक किया कि नहीं, यह क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ठीक, क्या हर क्लाइंट का हर ऑडिट में क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए? नहीं। जो अहम है, जिनमें रिस्क ज्यादा होता है, जैसे लिस्टेड क्लाइंट्स का क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रिक्वायर्ड। जैसे इसके अलावा अगर जिनमें थ्रेट्स ज्यादा हो, रिस्क ज्यादा हो, उनका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में होता क्या है, ये आगे बता रहा है। फॉर ऑडिट्स व्हेन एन एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड, EQR एब्रीविएट करते हैं, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू इज रिक्वायर्ड, डिटरमिन दैट एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू हैज बीन अपॉइंटेड। एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है क्या कि इंश्योर करे भैया मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो क्वालिटी का रिव्यूअर अपॉइंट हो गया हो। यहां पे पॉइंट नोट कीजिए, क्वालिटी रिव्यूअर एंगेजमेंट पार्टनर ने नहीं अपॉइंट करना, उसने ये इंश्योर करना रिव्यूअर अपॉइंट हुआ हो। अपॉइंट कोई और करेगा, भाई मैं खुद थोड़ी फैसला करूंगा मेरा काम किसने चेक करना है। कोई मुजरिम थोड़ी डिसाइड करता है कि उसके खिलाफ तफ्तीश किसने करनी है, तो फर्म डिसाइड करेगी। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने क्या इंश्योर करना है कि काम चेक रिव्यूअर पॉइंट हुआ हो स्टार्ट में ही। लिस्टेड क्लाइंट का जब कभी ऑडिट पकड़ना है ना, आपको एंगेजमेंट पार्टनर पॉइंट हुए, आपने फौरन क्या इंश्योर करना है? क्वालिटी रिव्यूअर पॉइंट। फिर क्वालिटी रिव्यूअर के साथ कोऑपरेट करना। एक पहले तो पॉइंटेड के लफ्ज को अंडरलाइन कर लें, फिर कोऑपरेट करें। क्या क्वालिटी रिव्यूअर हमारा दुश्मन है कि दोस्त है? तो यही समझाना चाह रहा है। आपकी गलतियां निकालेगा, गलतियां निकालने वाला दुश्मन नहीं है। फिर कोऑपरेट करना है। कैसे कोऑपरेट करना है? जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे वो सारे के सारे रिव्यूअर के साथ डिस्कस करना है, और जब तक क्वालिटी रिव्यू कंप्लीट नहीं हो जाए रिपोर्ट को साइन नहीं करना। पॉइंट समझ आया? एंगेजमेंट पार्टनर, अब देखिए एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर समझ आया आपको क्या है? क्या एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर हर क्लाइंट पे अपॉइंट किया जाता है? लिस्टेड पे और इसकी लिस्टेड। इसके बाद ये कंसेप्ट दो हिस्सों में डिवाइड होता है। पहले हिस्से में बताता है एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दूसरे हिस्से में बताएगा एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? डिस्कस करें सिग्निफिकेंट में। अब ये एंगेजमेंट रिव्यूअर की जिम्मेदारियां हैं, ये पार्टनर की थी। एग्जाम क्वेश्चन में ध्यान से देख लीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पूछ रहा है। सिग्निफिकेंट मैटर पार्टनर के साथ डिस्कस करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, कंक्लूजन देखना है अप्रोप्रिएट है या नहीं, एंगेजमेंट टीम की वैल्यूएशन करनी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, क्या सिग्निफिकेंट इशू सामने आए उनको कैसे रिस्पॉन्ड किया, सिग्निफिकेंट रिस्क को कौन सी मिस स्टेटमेंट सामने आई करेक्ट कर ली, और मैटर दो साहब गवर्नर के साथ कौन से कम्युनिकेट किया। अब मैं जिन जिन पॉइंट्स को आपको कह रहा हूं ना अंडरलाइन कर लें, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, सिर्फ वो लफ्ज आपको याद आ गया, आपको पूरा सेंटेंस पता चल जाएगा। पढ़ क्या रहे हैं? एंगेजमेंट को आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले
इंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? अपॉइंटेड का लफ्ज, कोऑपरेट का वर्ड, सिग्निफिकेंट मैटर, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर एंड जजमेंट, नॉट डेट रिपोर्ट अनलेस क्वालिटी कंट्रोल कंप्लीट हो जाए। इंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू प्रोसीजर में क्या क्या है? सिग्निफिकेंट मैटर्स अंडरलाइन करें, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन। अब ये अंडरस्टूड है, सारे कंक्लूजन नहीं, कौन से कंक्लूजन जो सिग्निफिकेंट हो गए, इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को वैल्यूएट करना, सिग्निफिकेंट रिस्क, कंसल्टेशन, करेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट और मैटर्स कम्युनिकेटेड टू दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। ये कुछ अल्फाज है जो की वर्ड्स हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपने एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे करा। देखें, इस चैप्टर में अगर कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे अहम है रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई नई चीज है तो यही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। कौन सा है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6। इसमें उसने क्या क्या चीजें बताई? पहले बताया कंसल्टेशन की बात डिस्कस की, और अब कौन सी बात डिस्कस कर रहा है? एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की। कंसल्टेशन में क्या रूल्स है समझ आ गया आपको? और एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू में दो हिस्सों में कंसेप्ट है, एक एंगेजमेंट पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है और दूसरा क्वालिटी। केस स्टडी के अंदर ध्यान से ये नोट कर लेना, क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी पूछ रहा है। लास्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपके ख्याल में क्या दो लोगों के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है? सीनियर को छोड़ के जूनियर को छोड़ के हो सकता है? ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए? फर्म को अपने सिस्टम डिजाइन करना है कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अमूमी तौर पे जो एक एक्सेप्टेबल सिस्टम होता है वो ये कि अगर सीनियर और जूनियर के दरमियान में कंफ्लिक्ट हो, सीनियर की बात मानी जाएगी लेकिन जूनियर का पॉइंट ऑफ व्यू लिखा भी जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोर्ट केसेस में आपने देखा होगा कि फैसला मेजोरिटी का माना जाता है, लेकिन वो जो डिसेंडिंग कमेंट्स होते हैं, अगर किसी जज इख्तलाफ करता हो उसका डॉक्यूमेंट जरूर करता है। तो उसी तरह अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वैसे ये डिपेंड करता है फर्म के सिस्टम पे। फर्म का सिस्टम क्या है? स्टैंडर्ड ने ये नहीं बोला हमेशा सीनियर की बात माने। स्टैंडर्ड ने कहा है फर्म एक सिस्टम बनाएगी जिसके मुताबिक डिसाइड होगा कि आपने डिफरेंस ओपिनियन को कैसे रिजॉल्व करना है, उसको वैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली एक एक्सेप्टेबल क्या होता है सिस्टम कि सीनियर चूंकि ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन होता है उसकी बात प्रिवेल करेगी। जब तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म नहीं हो जाता रिपोर्ट साइन नहीं करनी। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस ये बता दिया था क्या? फर्म के अंदर एक ऐसा प्रोसेस चले क्वालिटी कंट्रोल का जो फर्म के सारे ऑडिट्स का रिव्यू करे और उनमें से जो वीकनेसेस सामने हैं उसकी रिपोर्ट बना के सारे अदर पार्टनर्स को। क्यों बोला? ताकि वो देख ले कि क्या ये वीकनेस हमारे ऑडिट में भी है या नहीं। जरा पढ़ के देखिए क्या यही लिखा है इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 में? मेरा ख्याल है यही लिखा होगा। और बस आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं आपने ये कहना है कि नहीं अच्छा रीड तो करे तब तक मैं कोई और चीज देखता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन बहरहाल नहीं करवा रहा मैं, ना ये होना कर लिए। आप खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। हाँ ये वाला एक दफा दोबारा बिल्कुल शाबाश। कह सर ये जरा डिटेल में कह रहा है, डिटेल में सुन लें। फर्म ऑपरेट्स से मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन। मॉनिटरिंग प्रोसेस क्या होता है? नोट करना क्या हो रहा है। रेमिडिएशन प्रोसेस क्या है? गलती नजर आए तो उसको ठीक करना है। रेमेडी का मतलब इलाज। तो मॉनिटरिंग एंड रेमिडियल एक्शन ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मॉनिटरिंग का देखना कोई गलत तो नहीं हो रहा, रेमिडियल प्रोसेस का मतलब क्या है? गलत हो रहा है तो उसको ठीक करना। Its purpose is to provide reasonable assurance that audits comply with professional standard and applicable legal and जनरल बात कर रहा है। इसका पर्पस यही है कि इंश्योर किया जाए कि सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। मॉनिटरिंग का पर्पस से सारे काम ठीक चल रहे हैं। एंगेजमेंट पार्टनर कनेक्ट्स दिस फर्म लेवल प्रोसेस टू द स्पेसिफिक एंगेजमेंट। हाँ ये एक टेक्निकल पॉइंट।
कि पार्टनर, ये एक्सरसाइज फर्म लेवल पे होगी। इसका मतलब ये है कि ये किसी एक एंगेजमेंट में नहीं हो रहा, फर्म सारी एंगेजमेंट्स पे ये मॉनिटरिंग प्रोसेस कर रही है अप्लाई। तो जो फर्म सारी एंगेजमेंट्स पे कर रही है तो उसकी रिपोर्ट बना के सारी एंगेजमेंट्स को भी बता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी एंगेजमेंट में हो सकता है हम 4 लोगों की अलग अलग एंगेजमेंट है, मे भी मैंने कोई और गलती की हो, इन्होंने कोई और गलती, इन्होंने कोई और। मॉनिटरिंग प्रोसेस में सबकी गलतियां सामने आ गई तो हम एक दूसरे की गलतियों को सामने रख के देख सकते हैं कहीं हमने ये रिपीट तो नहीं किया। एंगेजमेंट पार्टनर किस चीज की जिम्मेदारी लेगा? फर्म का प्रोसेस, कि क्या फर्म मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है तो उसकी रिपोर्ट कब आती है। फिर इंश्योर करेगा कि क्या इस रिपोर्ट के अंदर कोई वीकनेसेस हैं, वो मेरी एंगेजमेंट से रेलिवेंट तो नहीं है, और अगर कोई एंगेजमेंट से रेलिवेंट है तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले, यानी उनको खत्म कर दे। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वो कंफर्मेशन लेटर का जब जवाब आता है उसमें हालांकि डिफरेंस लिखा होता है लेकिन कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाता। तो अगर ये वीकनेस है, ये वीकनेस आई किसी और एंगेजमेंट में, लेकिन जब मैंने देखा वही वीकनेस मेरे क्लाइंट में भी थी, तो मैं क्या करूंगा? एप्रोप्रिएट एक्शन, जो भी उसकी वीकनेस के लिहाज से। थ्रू आउट द एंगेजमेंट द पार्टनर मस्ट रिमेन अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन। थ्रू आउट द एंगेजमेंट पार्टनर अलर्ट रहेगा कि वो जो मॉनिटरिंग प्रोसेस की रिपोर्ट कभी भी आ सकती है, जब भी आए हमने उसको कंसीडर करना है अपने करंट ऑडिट में। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी को अचीव करने की पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर मस्ट डिटरमिन द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी हैज बीन टेकन, कि उसने ये जिम्मेदारी पूरी कर ली है। कुछ को समझ आया? क्या समझ आया इसमें? अहम पॉइंट्स बताइए, समराइज करें कि मॉनिटरिंग प्रोसेस फर्म लेवल अप्लाई होगा, पार्टनर उस फर्म लेवल की रिपोर्टिंग को, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स को अप्लाई करेगा अपनी एंगेजमेंट में, इंश्योर करेगा कि क्या कोई फर्दर एक्शन लेने की जरूरत है एंगेजमेंट में, अगर है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। क्लियर? तो 6 एलिमेंट पूरे हो गए। अच्छा अब जरा सुनने आखिरी बात, इस टॉपिक के अंदर चांसेस यही है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछेगा। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है? कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करके आपसे 4 नंबर के साथ एक्सप्लेन कर। इसमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट करके आपसे कि आप इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ अगर तो उसने एलिमेंट सेलेक्ट किया इंगेजमेंट परफॉर्मेंस का, तो इंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर 4 सब पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम में जब टेस्टिंग करता है तो वो चारों पॉइंट्स नहीं पूछता बल्कि एक स्पेसिफिक पॉइंट को पूछता है कि डिफरेंस ओपिनियन के को बता कैसे रिजॉल्व होगा। ठीक है, बताइए क्या एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो हमने स्टडी की है। क्लियर जी? कुछ समझ? हाँ, केस स्टडी कैसे आएगी? केस स्टडी ये अब जरा सुनिए, केस स्टडी के बारे में तसल्ली से सुन लीजिए। इसकी केस स्टडी डिफरेंट है बाकी हर केस स्टडी से। कैसे? बाकी हर केस स्टडी सिर्फ एक वक्त में एक चैप्टर के कंसेप्ट टेस्ट करने का नाम था। आप जितने भी चैप्टर, जितने भी केस स्टडीज की है ना, सारी केस स्टडी उठा के देख ले के करके, हर केस स्टडी किसी एक चैप्टर से रिलेट करेगी। शायद ही ऐसा हो कि एक केस स्टडी में मल्टीपल कंसेप्ट्स आ रहे हो, मल्टीपल चैप्टर्स के कंसेप्ट आ रहे हो, मल्टीपल चैप्टर्स के, एक चैप्टर के मल्टीपल कंसेप्ट हो सकते हैं, मल्टीपल मुमकिन तौर पे नहीं आते। लेकिन जो याद रखिए क्वालिटी मैनेजमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, इसकी नेचर ही ऐसी है। क्या भला इसमें क्या करते हैं? इसमें हम पूरे ऑडिट एंड में जाके पूरे ऑडिट को एक दफा रिव्यू करते हैं कि क्या पूरे ऑडिट में जो वर्क है वो क्वालिटी वर्क परफॉर्म किया गया कि नहीं। तो चूंकि इसकी नेचर ऐसी है कि इसके अंदर पूरी एंगेजमेंट को रीचेक किया जाता है एक दफा, तो इसमें किसी भी एरिया, किसी भी इशू को वो पूछ सकता है आपसे। एक केस स्टडी के अंदर किसी भी चैप्टर को वो सेलेक्ट कर सकता है। एग्जाम में पहचानेंगे कैसे? रिक्वायरमेंट में क्वालिटी इश्यूज का वर्ड यूज किया करता है, और जब ये क्वालिटी इश्यूज का वर्ड आ गया तो इसका मतलब है ये क्वालिटी वाली केस स्टडी है। अब इसमें जो वो इश्यूज देगा हमें, वो लाजमी नहीं कि किसी एक चैप्टर से रिलेट करते हो, बल्कि वो क्या होंगे? मल्टीपल चैप्टर से। क्यों रिलेट कर रहे होंगे? क्योंकि एंड में आके हम पूरे ऑडिट को रिव्यू स्टार्ट से लेके, देखिए कहां से एक्सेप्टेंस से बात शुरू हुई है, एक्सेप्टेंस से लेके डॉक्यूमेंटेशन तक सारी चीजें चेक कर रहे हैं हम। तो क्लियर हुई है बात?
तो ज्यादा चांस है ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर केस स्टडी आई तो इस चैप्टर की अपनी कोई केस स्टडी नहीं है, इस चैप्टर की अपने। लेकिन ये चूंकि चैप्टर नाम है बाकी सारे चैप्टर्स के काम को रिव्यू करने का, तो उसमें दूसरे चैप्टर की केस स्टडी मिलके आ सकती है। ये बात समझ आ रही है? आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, आपने मुझे बताना है। एक तो ये कि कैसे पता चला कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, और दूसरा क्या ये एक चैप्टर से रिलेट कर रहा है कि मल्टीपल। कह रहा है रिक्वायरमेंट में, ये स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन है। डिस्कस द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन बाय द ऑडिट टीम। क्वालिटी से पता चला क्या, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। समझे? आगे चलें। While reviewing the working papers prepared by audit team for the audit of Apple Limited, audit manager has noted that the team solely relied upon written representation in following cases. पहला, identification of related party transaction. क्या कंपनी को solely इसी पे रिलाई करना चाहिए? स्पोर्टिंग। अब स्पोर्टिंग एविडेंस क्या ऑब्टेन करना है वो बताना है आपने। क्या एविडेंस होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए? क्या ये रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसीजर लिखने हैं कि आइडेंटिफाई करने के बाद? आइडेंटिफाई करने, कितने स्टूडेंट कहा है आइडेंटिफाई करने के लिए, कितने कहा है आइडेंटिफाई करने के बाद? आइडेंटिफाई करने के लिए, हाँ जी। फॉर आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन नहीं, हाँ जी, इन आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, क्या मतलब? तो बताइए क्या क्वालिटी ठीक है? इन दोनों केसेस में उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई किया, क्वालिटी एविडेंस मिल गया? नहीं मिला। फिर क्या करना चाहिए? हाँ, इसके प्रोसीजर बता देंगे, थर्ड पार्टी के प्रोसीजर भी बता देंगे। अब बताइए इसमें क्या सेम चैप्टर से रिलेट करते हैं कि डिफरेंट? रिलेटेड पार्टी का कुछ और है, इन्वेंट्री सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला चैप्टर कुछ और है। पॉइंट समझ आया आपको? State 4 matters that need to be considered by engagement partner if quality control reviews required in audit engagement of a listed company. प्रोसीजर बताने हैं कौन से वाले, जो एंगेजमेंट पार्टनर ने परफॉर्म करने होते हैं या जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर वाले ने? क्लियरली बताएं, एंगेजमेंट पार्टनर वाले बताओ। क्लियर? कुछ को समझ आ रहा है? ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अगर कभी किसी केस स्टडी में वो ये कह दे कि रीवैल्यूएशन करवाई थी क्लाइंट ने, लेकिन हमने उसे लो रिस्क एरिया असेस कर लिया, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? क्यों बैड क्वालिटी? क्यों? रीवैल्यूएशन हाई रिस्क होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कहे कि ऑडिट एंडिंग फेज पे है, सीनियर की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, अटेम्प्ट की, गुड क्वालिटी के बैड क्वालिटी? क्या बैड? कौन सा एलिमेंट इफेक्ट हुआ भला? असाइनमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज सही असाइन नहीं किए। आपको ऐसे पर्सन को साइन ही नहीं करना चाहिए था जिसने पेपर देने के लिए छुट्टियों में जाना। तो ये इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज से पूछ सकता है केस स्टडी के अंदर। ये आपने आज घर जाके क्वेश्चन नंबर 3 और 5 लाजमी करना है। ओए एक मिनट, अरे 5 किधर है? 3 नहीं है, मैं समझा 2 है। हाँ सॉरी 5 है 3 और 5 ये लाजमी कीजिएगा। डन जी? चलिए कोई क्वेश्चन? अच्छा मुझे बताइए, ये हमने लगभग वैसे कंप्लीट चैप्टर पढ़ लिया, हालांकि कंप्लीट हुआ नहीं, कल कंप्लीट होगा। मुझे बिल्कुल सही नियत के साथ बताना है कितने स्टूडेंट्स को लगा ये बहुत मुश्किल चैप्टर था, कितने स्टूडेंट्स को लगा ये मॉडरेट था, कितनों को लगा आसान था, ज्यादातर को लगा इसमें एक ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा जिस पे आपको मेहनत करनी है, वो कौन से वाला? भला परफॉर्मेंस वाला। बाकी इसकी केस स्टडी में भी आपने ये ध्यान में रखना है, या तो जनरल वीकनेसेस पूछेगा या वो अदर चैप्टर की केस स्टडी को मर्ज करेगा, ठीक है। बहरहाल कल फिर
हम इसके क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और अगर कोई और का क्वेश्चन हुआ वो भी। तो कल के 15-20 मिनट पहले इसको लगा के फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। डन। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।